फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम इस एडवांस रूलिंग को फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट था उसकी जो इनकम थी, इंटरेस्ट इनकम के बारे में देख चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी और प्रॉफिट रिसीव हो रहा था उसकी टैक्सेबिलिटी या फिर एग्रीगेट टर्नओवर में वो पोर्शन इंक्लूड होगा या नहीं होगा उसके बारे में देख चुके हैं। फिर वो एज ए डायरेक्टर अगर कोई सैलरी रिसीव कर रहा है तो उसके बारे में हम देख चुके हैं। सो आगे इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो रेंटल इनकम आ रही है, एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिसीव कर रहा है और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिसीव कर रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्दर। द ट्रांजैक्शन ऑफ रेंटल लीज और ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अमाउंट टू सप्लाई applicant receives periodical income towards the implied supply of services and the same is in the course of furtherance of business, hence the said transaction amount to supply in terms of section 7(1)(a) of the CGST Act 2017। यानी कि जो भी अगर आप किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो वो सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है, तो और इसके लिए कोई भी स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन नहीं दी गई है तो ये सप्लाई ट्रीट की जाएगी और टैक्सेबल होगी। दस इट इज़ टैक्सेबल supply of services having SAC 997212 and therefore the value of such supply is to be included in the aggregate turnover for registration। और जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से, जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट जो रेंटल इनकम ऑन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर एग्जाम्पशन ये दी गई है कि वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जिसको भी दी गई है वो उसका यूज़ भी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है तो वो जीएसटी के नेट के अंदर आ जाती है और वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। सो यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंटल लीज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू सप्लाई। ओके, द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंटल लीज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अमाउंट टू सप्लाई तो होगी, लेकिन अप्लीकेंट रिसीव द पीरियोडिकल इनकम टुवर्ड्स द इम्प्लाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड द सेम इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड द सेट ट्रांजेक्शन अमाउंट टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। लेकिन वो सप्लाई की डेफिनेशन तो फुलफिल कर रही है जो आप सर्विस दे रहे हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप लेट आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पशन दी गई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। हाउएवर सर्विसेज बाय फ्रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेवलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंसी, यानी कि कोई आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई है उसका यूज़ भी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हो रहा है, तो ये सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इशू किया गया था और इसका SAC 997211 है। Thus, the implied supply of services is the renting of residential property becomes an exempt supply। सो जो भी सर्विसेज आपने दी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की को लेट आउट करने के लिए और रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लेट आउट किया है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई आल्सो। लेकिन जो एग्रीगेट टर्नओवर जो GST रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, जैसे 20 लाख होती है सर्विसेज के केस में, तो उस टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी इंक्लूड किया गया है। देयरफॉर द इनकम रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट टुवर्ड्स द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। सो जो भी आपकी जो इनकम आपने रिसीव की है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से, बेसिक वो एग्जाम्प्ट हो जाए लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। सो द एप्लीकेंट आल्सो इन द रिसीप्ट ऑफ इनकम, जो ये जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।